जब हम डिप्लोमेसी या कूटनीति के बारे में सोचते हैं तो हमारे आपके दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े दूतावास, राजनेताओं की मीटिंग्स, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक गेम अब इन जगहों पर नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में, दुनिया के बर्फीले कोनों में और हमारे क्लाइमेट को लेकर खेला जा रहा है। जी हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इन नए मैदानों में कैसे अपनी धाक जमा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नए मैदान हैं कौन से, जहां आज देश अपनी असली ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पुराने जमाने के जंग के मैदानों से बिल्कुल अलग हैं। तो फिर आज की असली पावर आ कहां से रही है? देखिए, इसका जवाब हमें मिलेगा सितारों के बीच, पृथ्वी के सबसे ठंडे जमे हुए कोनों में और हमारी लगातार गर्म होती दुनिया के चुनौतियों में। यही है वो 3 नए मोर्चे, स्पेस, पोल्स और क्लाइमेट, जहां भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की। देखिए, अब अंतरिक्ष सिर्फ साइंटिस्ट्स और रॉकेट्स की दुनिया नहीं रही। ये डिप्लोमेसी का, मतलब कूटनीति का एक नया अखाड़ा बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां देश बिना हथियार चलाए अपनी ताकत दिखाते हैं, जिसे हम सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। भारत का जो स्पेस का सफर रहा है, वो वाकई किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। सोचिए, 1975 में आर्यभट्ट के साथ एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत हुई थी, और आज 2023 में चंद्रयान 3 के साथ हम उस जगह पहुंच गए जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था, चांद के साउथ पोल पर। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और एक मजेदार बात बताऊं, अपने मंगलयान मिशन के साथ भारत मार्स यानी मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया। और सबसे कमाल की बात क्या थी? इस पूरे मिशन का बजट हॉलीवुड की किसी स्पेस मूवी से भी कम था। इसे ही तो कहते हैं असली फ्रूगल इंजीनियरिंग, या अपना देसी जुगाड़। और फिर आया चंद्रयान 3 का वो ऐतिहासिक पल। इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया, जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही थे। हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया के चौथे देश बन गए। ये वाकई में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पल था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि भारत अपने मिशन कर रहा है। अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV के दम पर भारत ने 400 से भी ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि आज दुनिया भारत को एक भरोसेमंद स्पेस पार्टनर की तरह देख रही है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारत ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा। देखिए, स्पेस में कामयाबी का राज पार्टनरशिप में है, सहयोग में है। और अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी स्पेस पावर्स के साथ मिलकर काम करना भारत की स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। तो चलिए अब स्पेस की ऊंचाइयों से उतरकर पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान इलाकों की तरफ चलते हैं, ध्रुवों की ओर। अब शायद ये सुनने में लगे कि भाई बर्फ से ढके आर्कटिक और अंटार्कटिक में आखिर ऐसा क्या है, लेकिन सच ये है कि ये इलाके हमारे दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और यहाँ भारत की स्ट्रैटेजी काफी स्मार्ट है। वो दोनों पोल्स पर अलग अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा है। एक तरफ आर्कटिक है, जहां भारत की नजर नए शिपिंग रूट्स और वहां मौजूद रिसोर्सेज पर है, तो दूसरी तरफ है एंटार्कटिक, जिसे भारत एक बहुत बड़ी नेचुरल लैब की तरह देखता है, जहां क्लाइमेट चेंज से जुड़े कई राज सुलझाए जा सकते हैं। और आपको बता दूं, ये कोई आज की बात नहीं है। भारत दशकों से, मतलब कई डिकेड से अंटार्कटिक में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। 1983 में पहले स्टेशन दक्षिण गंगोत्री से लेकर आज के मॉडर्न भारतीय स्टेशन तक का ये जो सफर है, ये भारत के लॉन्ग टर्म विजन और साइंटिफिक कमिटमेंट को साफ दिखाता है। और ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ अंटार्कटिक में ही एक्टिव है, आर्कटिक में भी भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साल 2013 से भारत को आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी उस बर्फीले इलाके के फ्यूचर पर कोई बड़ी चर्चा होती है, तो भारत की बात भी ध्यान से सुनी जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी मोर्चे की, एक ऐसी लड़ाई जो हम सबके भविष्य से जुड़ी हुई है, और वो है क्लाइमेट चेंज। और इस लड़ाई में भारत सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की भूमिका में सामने आ रहा है। देखिए,
2030 तक के लिए भारत ने दुनिया से कुछ बड़े वादे किए हैं, जैसे कि अपनी इकोनॉमी की एमिशन इंटेंसिटी मतलब प्रदूषण की तीव्रता को 45% तक कम करना। दूसरा, हमारी आधी बिजली क्लीन सोर्स जैसे सोलर और विंड एनर्जी से बनाना। और तीसरा, इतने पेड़ लगाना कि वो करीब 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सके। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बेहतर प्लैनेट के लिए उठाए गए बहुत बड़े कदम हैं। और भारत की नज़र सिर्फ 2030 तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है 2070 का, नेट ज़ीरो का लक्ष्य। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम जितना कार्बन प्रदूषण हवा में छोड़ेंगे उतना ही उसे सोख भी लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला टारगेट है। और जैसा मैंने कहा, भारत सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। जरा सोचिए, ये भारत का ही आइडिया था कि दुनिया के उन सभी देशों को एक साथ लाया जाए जहां धूप की कोई कमी नहीं है, ताकि सब मिलकर सोलर एनर्जी में एक क्रांति ला सकें। इसी तरह एक और बड़ी पहल है CDRI। इसका मकसद बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये सुनिश्चित करना कि जब बाढ़, तूफान या कोई और क्लाइमेट डिजास्टर आए तो हमारे पुल, सड़कें, अस्पताल मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा रहे, टूटे नहीं। ये भी दुनिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में भारत का एक और कदम है। तो अब जब हम इन तीनों धागों स्पेस, पोल्स और क्लाइमेट को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो भविष्य की क्या तस्वीर सामने आती है? मतलब जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तो वो दुनिया में कहाँ खड़ा होगा? देखिए, ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है, बहुत पैसा लगता है, दूसरे देशों से तगड़ा कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी की भी अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर हम कामयाब होते हैं तो मौके भी उतने ही बड़े हैं। $1 ट्रिलियन की स्पेस इकोनॉमी में हिस्सेदारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करना और आने वाले कल के ग्लोबल रूल्स तय करने में अपनी आवाज बुलंद करना। तो फिर विजन 2047 क्या है? सपना बहुत बड़ा है। सोचकर देखिए, ऑर्बिट में भारत का अपना स्पेस स्टेशन, चांद पर एक परमानेंट इंडियन बेस, पोलर टेक्नोलॉजी में हमारी लीडरशिप, और जब भी दुनिया क्लाइमेट चेंज का कोई हल ढूंढेगी तो उसकी नजरें भारत पर होंगी। इन तीनों मोर्चों को मिलाकर यही है भारत का भविष्य। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जैसे जैसे ये नए मोर्चे खुल रहे हैं, 21वीं सदी के नियम लिखेगा कौन? और इन नियमों को लिखने में भारत का रोल क्या होगा? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाली दुनिया का चेहरा कैसा होगा। ये एक बड़ा सवाल है ना?